सो वेलकम गाइस, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमें पता है, जो हमारी सेल होती है, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, हर तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल जो होती है वो एक मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर रखती है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, हालांकि वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो भी जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी डीपली हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आपको आज की टॉपिक्स की नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स से काफी आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम बात करें अगर व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो डेफिनेशन तो याद होनी जरूरी है। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक कंटेनर के अंदर ब्लॉक होते हैं। या हम बोले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, वो एक कंटेनर के अंदर ब्लॉक होते हैं, और उस कंटेनर को हमने क्या नाम दिया है? सेल मेम्ब्रेन दिया है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो क्या होगा भाई? तो विदाउट सेल मेम्ब्रेन देयर वुड बी नो सेल, सेल रही नहीं सकती, एंड दस नो लाइफ। और इसका मतलब सेल नहीं रह सकती तो कोई लाइफ हो ही नहीं सकती, कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि काफी सारे आपको सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, और ये सभी एक तरह के मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है, और दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही एक ही टर्म है, इनको हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। देन हम बात करें कि कोई भी जो हमारी चीज होती है क्या होती है, तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसका क्या महत्व है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये हमें जानना काफी जरूरी है। और ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसके फंक्शन के बारे में हमें अच्छे से वाकिफ हो। तो सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं? तो पहला है सेलेक्टिवली बैरियर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये एक सेलेक्टिवली बैरियर की तरह वर्क करती है। अब ये टर्म नया क्या है? तो अब मान लीजिए हमारी कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, यहां से कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है और एक्सपोर्ट हो सकता है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि इंपोर्ट कराने में मदद करता है, एक्सपोर्ट कराने में मदद करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी चीज अंदर चली जाए या कुछ भी चीज बाहर चली जाए, ये तो हो नहीं सकता ना। तो जिस चीज की हमारी सेल को अंदर जरूरत होगी वो ही चीज अंदर आ सकती है, और जिस चीज की हमारी सेल को जरूरत नहीं होगी और तब भी वो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हम हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है। सीधे सीधे हम बोले कि हमारे सेल को जिस चीज की जरूरत होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उसी को ही एंट्री देती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली बैरियर की तरह वर्क करती है। हम बोले सेलेक्टिवली परमिएबल होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे कि हमें पता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में हमें क्या चीज जरूरत होती है? हमें रेस्पिरेशन में जरूरत होती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन तक पहुंचता है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारी सेल को तो ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा। अब रेस्पिरेशन में ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? CO2 बनता है, ठीक है। CO2 की हमारी सेल को कोई जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी करा सकता है। तो ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है हमारी सेल। देन हम बात करें सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है। सेल कम्युनिकेशन आप आगे पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन, सेल जंक्शन, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो बताएं, इंपोर्ट कराती है, एक्सपोर्ट कराती है मॉलिक्यूल्स का, और जी मोटिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। मोटिलिटी इन द सेंस, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है एकदम ऐसी सख्त नहीं होती है, कि ये थोड़ी फ्लूइडी स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो कि समझाया गया था, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल को मोटिलिटी यानी कि मूवेबल बनाए रखती है। अब हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा आज का मेन पॉइंट है। तो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है हमारा लिपिड, काफी ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये आपको जितने भी ऑरेंज ऑरेंज ये दिख रहे हैं और येलो टेल दिख रही है, ये क्या है? ये लिपिड है। क्या है? ये लिपिड है। तो लिपिड प्रेजेंट होता है।
देन उसके बाद हम बात करें प्रोटीन के कंपोनेंट्स, यानी कि कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये होती है डबल मेम्ब्रेन। और ये डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन ये रही ऊपर वाली इसकी, और जो दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई है ये दिखाई है। तो और ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है ये है, जो ये हमें टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अंदर वाला पोर्शन है। आई होप आपको अब ये इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाया गया होगा। अब अगर हम बात करें इसमें, जो ये मेम्ब्रेन होती है लिपिड कंपोनेंट की बनी हुई होती है, और मेजरली कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फो यानी कि अगर हम एक इसकी बात करें, ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम सिंगली बोलते हैं क्या, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया भी है। अब उसके बाद क्योंकि दो लेयर की बनी हुई होती है तो हम इसको बाय लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें काफी सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन, ये ब्लू ब्लू आपको जितना भी दिख रहा है ये प्रोटीन्स हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती है, वो प्रोटीन्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाहर की तरफ ही अटैच होती है, या तो इधर की साइड अटैच होगी, ठीक है, या फिर अंदर की साइड, या हम बोले इसमें या तो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगी हमारी प्रोटीन, या फिर बाहर की तरफ ऐसे प्रेजेंट होगी, तो उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। इसके अंदर का जो रीजन है वो क्या, साइटोप्लाज्म है, और इसके बाहर का रीजन क्या है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है। ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड तरह की और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, वो प्रोटीन जो हमारी दोनों लेयर में प्रेजेंट होती है, अच्छे से धसी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि आपको ये वाली प्रोटीन दिख रही होगी, ये हमारी दोनों लेयर में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। अगर हम बात करें इस तरीके से दोनों लेयर में ऐसे प्रेजेंट होती है। देन हम बात करें लिपिड प्रोटीन क्या होती है, तो आई थिंक इसमें आपको लिपिड प्रोटीन दिखाई हुई नहीं है। जब तो लिपिड प्रोटीन हम बोल सकते हैं लिपिड से जो अटैच होती है कोवेलेंटली, तो उस प्रोटीन को हम बोलते हैं लिपिड प्रोटीन बोलते हैं। अब उसके बाद तीसरा कंपोनेंट और प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। आपको इसमें दिखाया गया होगा एक ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो तुम्हारे प्रोटीन से अटैच होता है, ये ब्लू क्या है, ये क्या है, ये हमारा प्रोटीन है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा अटैच होता है किससे, प्रोटीन से, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन से अटैच हो, तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल। जो प्रोटीन हमारा किससे, लिपिड से अटैच होगा, उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये ग्लाइकोलिपिड दिखाया गया है, ये रहा, ये हमारे लिपिड से अटैच है, ये ग्रीन वन, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, ग्लाइकोलिपिड बोल दिया है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देन प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन चैनल क्या है, तो कुछ हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो आसानी से हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। जैसे कि मैंने बताया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चला रहता है। जैसे कि मान लो ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, तो यहाँ पर CO2 बन रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन होगा तो वेस्ट मटेरियल की तरह बनेगी। तो ये CO2 को कोई चैनल की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल इसको एरिया की जरूरत नहीं है, तो ये आसानी से पास आउट हो जाता है मेम्ब्रेन से। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, उनको स्पेशली एक एरिया चाहिए होता है वहीं से निकलने के लिए। तो जिस एरिया से वो निकलते हैं, तो उस एरिया को हम गेट बोल सकते हैं। तो जिस गेट से निकलते हैं उस गेट को हमने क्या बोल दिया है, प्रोटीन चैनल बोल दिया है। जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है, ये वाला हमारा प्रोटीन चैनल है, क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ होता है इसलिए हम प्रोटीन बोल देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है बड़ा होता है साइज में एज कंपेयर टू गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल होता है ये ट्रांसफर होता है हमारे इस प्रोटीन चैनल से, और उस प्रोटीन चैनल को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोटीन चैनल से ये हमारा वाटर क्या होता है,
एक्वापोरिन बोलते हैं। उस प्रोटीन चैनल को क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन बोलते हैं। आई होप आपको ये प्रोटीन चैनल भी समझ में आ गया होगा। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करा था? लिपिड के बारे में बात कर रहा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाय लेयर की बनी हुई होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिखाया है प्रॉपर लिपिड का, और ये लिपिड भी कौन सी वाली होती है? ये होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बाय लेयर की बनी हुई होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब इसमें भी क्या होता है, आपको एक ये हेड रीजन दिख रहा होगा और दूसरा ये हमें टेल रीजन दिख रहा है। ये जो हमारा हेड रीजन होता है ये क्या होता है? वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर से काफी प्यार करता है, तो हम इसको बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। हाइड्रोफिलिक इन द सेंस विच इज वाटर लविंग मॉलिक्यूल। अब ये जो इसका टेल वाला पोर्शन होता है, ये जो टेल वाला पोर्शन है ये इतना प्यार नहीं करता अपने वाटर को, तो इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हेड पोर्शन होता है हमारे लिपिड बायलेयर का वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो जिसकी वजह से मेन रीजन क्या होता है, हमारा जो ये जो हेड होता है ये हेड बाहर की तरफ होता है, क्योंकि बाहर भी फ्लूइड होता है सेल के, और सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्योंकि बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो इसीलिए जो हेड पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि चलो ये बाहर से तो बच गया, लेकिन अंदर भी तो साइटोप्लाज्म फ्लूइड प्रेजेंट है, तो और इसकी जो टेल है ये है हाइड्रोफोबिक, तो ये अपने आप को कैसे बचाएगा फिर इस फ्लूइड से? तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारा लिपिड होता है वो बायलेयर होता है। अब क्या होगा, ये एक और हमारा लिपिड होगा, और इस तरीके से अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि जो अंदर हमारा प्रेजेंट है फ्लूइड उसके लिए ये वाला हेड हो गया जो कि वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, और जो बाहर लिक्विड है उसके लिए ये हमारा हेड हो गया जो कि क्या है? हाइड्रोफिलिक है। अब ये जो अंदर का रीजन हो गया ये हमारा हाइड्रोफोबिक हो गया, ये टेल अपने आराम से मजे में रह सकती है। अगर हम इसका डायग्राम देखें, यानी कि डबल लेयर होती है ऐसे, सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है और सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर बाहर फ्लूइड, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है इसलिए हेड पोर्शन हो गया, और ये जो अंदर का ये वाला रीजन है दिस वन, ये हमारा हाइड्रोफोबिक हो गया नेचर में। क्यों? क्योंकि टेल प्रेजेंट है। अब ये जो टेल होती है हम हमेशा कैसे बनाते हैं? एक तो स्ट्रेट टेल बनाते हैं और एक हम थोड़ी सी टेढ़ी कर देते हैं इसको। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? अगर आपको लिपिड की स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो लिपिड होते हैं मेजरली, अगर हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे फैटी एसिड्स। ठीक है, ये जो लिपिड की टेल होती है ये फैटी एसिड की बनी हुई होती है, और फैटी एसिड हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्योंकि ये वाला जो है ये हमारा सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ये रीजन होता है इस बेंडिंग का। तो अगर आपको लिपिड के बारे में अच्छे से जानना हो तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां मैंने बनाई हुई है लिपिड की वीडियो काफी अच्छे से डिटेल में नोट्स के साथ, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें इसके हेड की, तो जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का जनरली फॉस्फेट का बना हुआ होता है और ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है। जो वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के नेचर प्रेजेंट होते हैं, उन तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? उन तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फियोपेटिक बोलते हैं। यानी कि अब ये जो हमारा लिपिड बायलेयर है इसमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी प्रेजेंट और हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी प्रेजेंट है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हमने क्या बोल दिया? एम्फियोपेटिक बोलते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं जो लिपिड बायलेयर होती है वो एम्फियोपेटिक होती है नेचर में। देन उसके बाद जो बायलेयर स्ट्रक्चर होता है, अब काफी सारे लिपिड बायलेयर एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये हवा में तो उड़ते नहीं रहेंगे, किसी ना किसी बॉन्ड से तो अटैच होंगे। तो वो बॉन्ड कौन से होते हैं? मेजरली ये मेंटेन किए जाते हैं हाइड्रोफोबिक और वंडरवॉल फोर्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, जो कि वीक फोर्स होते हैं। अब हम बात करें मेम्ब्रेन के प्रोटीन के बारे में, तो मेम्ब्रेन में अभी हमने देखा लिपिड प्रेजेंट होती है, देन दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है।
तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जरूरी नहीं सभी तरह की मेम्ब्रेन में एक ही रेशो में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, या हम बोले सेम कंसंट्रेशन में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें 76% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब हम माइलिन मेम्ब्रेन की बात करें, माइलिन क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स जो होती है, हमारी नर्व सेल्स जो होती है, उसमें माइलिन की शीट होती है, तो उसमें जनरली 18% प्रोटीन ही होती है। अब उसके बाद हम बात करें कि जो चैनल्स और पोर्स होता है, अभी हमने देखा था कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन दो तरह की बताई थी मैंने, पेरिफेरल प्रोटीन और कौन सी थी, इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन भी जनरली दो तरह की होती है, एक होती है साइटोसोलिक प्रोटीन और दूसरी होती है नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन। अब ये चीजें क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन जनरली मैंने क्या बताया था कि वो प्रोटीन जो हमारी, जैसे ये दो बाइलेयर है हमारे सेल की, तो वो प्रोटीन जो हेड पार्ट से ही अटैच होती है, इस तरीके से हेड पार्ट से अटैच होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं करती है हाइड्रोफोबिक बाइलेयर से, यानी कि इसकी टेल से इंटरेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ हेड से ही इंटरेक्ट करती है। तो अब वो पेरिफेरल प्रोटीन जो हमारे साइटोप्लाज्म की साइड प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो हमारे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उधर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जो साइटोप्लाज्म की तरफ है साइटोसोलिक और जो नहीं है वो नॉन साइटोसोलिक। देन हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, तो इंटीग्रल प्रोटीन भी हमारी जनरली दो तरह की होती है, पहला है सिंगल पास और मल्टीपल पास। अब ये क्या है, जैसे कि हमारा ये सेल की डबल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल की डबल मेम्ब्रेन में अगर कोई भी प्रोटीन सिर्फ एक बार ही पास हो रही है, ये पूरी एक प्रोटीन है एक बार ही पास हो रही है, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, सिंगल पास प्रोटीन। और अगर कोई भी प्रोटीन एक बार से ज्यादा इस तरीके से पास होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पास प्रोटीन बोलते हैं, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है जीवी। देन तीसरी चीज मेन कंपोनेंट क्या होती है हमारी मेम्ब्रेन में, कार्बोहाइड्रेट होता है। के बारे में हमें क्या पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि पहला है इन ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिपिड क्या, वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा लिपिड से अटैच्ड होता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड यानी कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो किस बॉन्ड से अटैच होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक। अब उसके बाद जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है हमारा वो है सेरेब्रोसाइड। देन हम बात करें मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड हमारा कौन सा है, गैंग्लियोसाइड है। ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट वाइज आपको बताए हैं। देन उसके बाद हम बात करें कि ग्लाइकोलिपिड का लोकेशन कहाँ होता है जनरली, तो जो आउटर लीफलेट होती है हमारी मेम्ब्रेन की, वहां पर होता है। अब उसके बाद जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों होते हैं, ये जनरली यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा पाए जाते हैं। अब उसके बाद ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये एब्सेंट होती है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में नहीं होती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, तो इनमें ये पाई नहीं जाती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय वीडियो। के साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दाबाइस एंड सरीना के नाम से ही मेरा वहां पर भी पेज है, जहां पर हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करते रहते हैं। और